मैं सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मैं आगे ये बता रहा था कि घाटी हॉस्पिटल के अंदर ऐसे मामले सामने आए थे कि जहां पर पेशेंट्स को ये कहा जा रहा है कि आप अपनी मेडिसिन बाहर से लेकर आइए। जबकि हकीकत ये है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिविजनल कमिश्नर के साथ जब भी हमने चर्चा की है, उनका कहना था कि मतलब घाटी के पास इनफ फंड्स दिया गया है। तो क्या वजह है कि मतलब गरीब पेशेंट्स को ये कहा जा रहा है कि आप बाहर से लेकर आए। जैसा मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि भैया मुंडे नाम का एक गंगा खड़ का एक बंदा है, उसकी वाइफ की डिलीवरी हुई है सिजेरियन से। तो उसको कहा गया है कि आप 5 दिन के मेडिसिन जो है वो आपको बाहर से लेकर आना पड़ेगा। वो बंदे ने अभी तक 5 6 7 हज़ार रुपये अभी तक खर्च कर दिया है। ये मुद्दा भी मैंने सीएम साहब के सामने उठाया कि मतलब आप गरीबों से इस तरह से कैसा ये करते हैं कि आप बाहर से मेडिसिन लेकर आ जाए। प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर समझ में आता है, लेकिन घाटी के अंदर जो लोग जाते हैं यकीनन वो एफर्ट नहीं कर सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल, इसलिए वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। इसके ताल्लुक से मुख्यमंत्री साहब ने ये कहा है कि हमारे पास पूरा सिस्टम्स इन प्लेस है। बीच में कुछ शॉर्टेज था, लेकिन उन्होंने अपने सेक्रेटरीज को और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ये पूरा पावर दिया है कि आप इमीडिएट जो जो नेसेसरी ड्रग्स है, मेडिसिन है, वो घाटी हॉस्पिटल को प्रोवाइड करे। उसके लिए किसी भी तरह का फंड की कमी नहीं होने वाली है। एक बात अच्छी ये हुई है कि पालक मंत्री साहब भी उस मीटिंग के अंदर अभी मौजूद थे। उन्होंने भी ये कहा कि अगर किसी इंसान की जान जा रही है और अगर हम सिर्फ रेड टेपिज्म कि नहीं ये परमिशन यहाँ से लेना है, वो परमिशन वहां से लेना है, हमको हैफकिन से ही खरीदना है, तो ये ना करते हुए है, इंसानी जान की कीमत होती है। आप सिस्टम्स को सेट असाइड करते हुए आप उन इंसान की जान के लिए जो भी मेडिसिन लगती है वो आप प्रोक्योर करें। तो एक बहुत अच्छा डिसीजन इस ताल्लुक से भी लिया गया है। घाटी अस्पताल के बारे में ये मामले सामने आ रहे थे कि कोई 40,000 का एक इंजेक्शन है जो पेशेंट्स को दिया जा रहा है। अब 40,000 का इंजेक्शन अगर आप किसी घाटी अस्पताल के मरीज से कहेंगे कि तुम ये इंजेक्शन बाहर से लेकर आ जाओ, तो घाटी अस्पताल के अंदर जाने वाले पेशेंट्स की जो इकोनॉमिक कंडीशंस होती है, मैं नहीं समझता हूं कि वो 40,000 रुपये का इंजेक्शन एफर्ट करेंगे। लेकिन किसी को भी अपने घर वाले की अगर जान बचाना होता है तो वो कहीं ना कहीं से इंतजाम करता है, परेशान हो जाता है। कई लोग हमारे पास आते हैं कि हमको ये 40,000 रुपये का, दरअसल वो इंजेक्शन मुझे बताया गया है कि 37-38,000 का है। ये मामला भी हमने मीटिंग के अंदर उठाया, मैंने सुबह की मीटिंग में भी उठाया था और अभी मुख्यमंत्री साहब को ये बताया है कि औरंगाबाद शहर के अंदर कुछ फार्मेसी के दुकान वाले इसको ब्लैक के अंदर बेच रहे हैं और मेरे पास प्रूफ है, एविडेंस है। वो एविडेंस के साथ मैंने उनको बताया है और ये कहा है कि इसके अंदर एविडेंस इतना क्लियर है कि आप इमीडिएट वो जो किसी फार्मेसी वाले ने इसको ब्लैक के अंदर बेचा है उसका लाइसेंस कैंसिल करना है करके मुख्यमंत्री साहब ने भी इसकी गंभीरता से दखल ली है। डिविजनल कमिश्नर साहब ने यह आदेशित किया है कि उसकी पूरी जानकारी हमें प्रोवाइड करे कि किस दुकान वाले ने कितने में दिया है करके। मैं आप लोगों से भी अपील करूंगा, अगर किसी कोई मेडिकल शॉप वाले ने अगर इसको ब्लैक के अंदर बेचा है, जैसा मेरे पास एक केस है, तो उसको हम चोरडिया नाम का बंदा है जिसने वो इंजेक्शन कुछ 48,000 रुपीज के अंदर बेचा है, तो उसका लाइसेंस इमीडिएट कैंसिल करने के लिए कहा गया है और गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने कहा है कि आप हमें एविडेंस दे दीजिएगा, प्रूफ दे दीजिएगा, हम यकीनन उसके लाइसेंस कैंसिल करने का। तो क्योंकि ऐसे समय के ऊपर अगर कोई फार्मासिस्ट अगर ब्लैक के अंदर अगर मेडिसिन बेच रहा है तो मेरे हिसाब से इससे बड़ा गुनाह कोई हो नहीं सकता है। मैं ऐसे लोगों को कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक मानता हूं कि जो जान के सौदे के टाइम के ऊपर खुद अपनी जेब भरने की सोचते हैं, तो इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एंड आई एश्योर यू, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जिस किसी ने भी इस तरह के ब्लैक के अंदर मेडिसिन या इंजेक्शंस बेचा है उसका लाइसेंस कैंसिल करवाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी, क्योंकि हम ऐसे लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे जो जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे लोगों के जेब से कैसा पैसा बनाया जाए इस तरह के कामों के अंदर लगे रहेंगे। तो ये इंजेक्शंस के बारे में भी सीएम साहब ने अभी बताया है कि हमारा जो स्टॉक हमने जो ऑर्डर किए थे वो अवेलेबल हो जाएगा और हम घाटी हॉस्पिटल को इमीडिएट उसे सप्लाई करने के लिए हम दे देंगे। तो अगर कोई घाटी हॉस्पिटल का डॉक्टर आपसे ये कहता है कि आप जाकर ये इंजेक्शन बाहर से लेकर आए, तो आप उसकी जानकारी मुझे दीजिएगा या वहां के डीन के पास जाइएगा और डीन को बताइएगा, क्योंकि हम किसी भी तरह से ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि
जो गरीब आदमी है वो गरीब आदमी 40,000 रुपए का इंजेक्शन बाहर से लेकर आए। तो इसके बारे में भी कार्रवाई होने की ज़रूरत है। जैसा एक बात ये कही गई थी कि ये सच्चाई है कि जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में, उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी कमियां थी। लेकिन आज की और कल की जो मीटिंग हुई है वो मीटिंग को देखते हुए इसके अंदर बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। एक बात ये है कि यहाँ पर जब मंत्री लोग आते हैं तो मंत्री लोग एक स्टेटमेंट इशू करके चले जाते हैं। जैसा मुझे अच्छी तरह से याद है कि यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री है राजेश टोपे साहब जब लास्ट टाइम यहाँ पर आए थे तो हमने ये मुद्दा उठाया था और उनसे कहा था कि आपने इतने सारे डिजीजेस जो है वो महात्मा ज्योतिबा फुले MJPJY जो स्कीम है उसके अंदर आपने इंक्लूड किया है। अब चूंकि बाकी डिजीजेस का इलाज ही नहीं हो रहा है, हॉस्पिटल्स एंटरटेन ही नहीं कर रहे हैं, तो कोविड को क्यों नहीं आप इस स्कीम के अंदर इंक्लूड करते हैं ताकि लोगों को के ऊपर पैसों का बोझ ना पड़े करके। उन्होंने ये एश्योर की करके गए थे हमें कि हाँ हम कोविड को भी है तो इस स्कीम के अंडर में लेकर आ जाएंगे करके। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक ये मामला सामने नहीं आया था। आज जब मीटिंग के अंदर मैंने ये मुद्दा उठाया कि सर आपका एक मंत्री यहाँ पर एक स्टेटमेंट करके चले जाता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं होता है तो देन व्हाट इज द पॉइंट करके। तो एक सेक्रेटरी ने ये कहा कि नहीं सर कोविड का इसके ऊपर हमने इंक्लूड किया है। तो मैंने फौरन उन्हें रोक कर ये कहा कि नहीं सर ये बहुत गलत बात कर रहे हैं। यहाँ पर कलेक्टर साहब मौजूद है, डिविजनल कमिश्नर साहब मौजूद है, 1 रुपये का भी किसी को भी कोविड का अगर पेशेंट है तो उसको इस स्कीम के अंदर 1 रुपये का भी फायदा नहीं मिला है। मुख्यमंत्री साहब ने इसकी गंभीरता से दखल ली है और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ये आदेशित किया है कि आप इमीडिएट अपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ये बता दें कि किस तरह के पेशेंट्स को ये स्कीम के अंदर इंक्लूड किया जा सकता है करके। तो यकीनन आने वाले दिनों के अंदर अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जाएगा तो बहुत हद तक उसको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या कम से कम उसका जो बोझ है पैसों का वो काफी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम के अंडर ही कोरोना को इंक्लूड किया जाएगा। एक बात मैंने मुख्यमंत्री साहब को जो बताई है कि साहब हमारे पास घाटी हॉस्पिटल के अंदर एक सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग 2018 के अंदर बन गई थी और आप लोगों को हैरानी होगी ये बिल्डिंग बनी है तकरीबन 150 करोड़ रुपए में, 150 करोड़ रुपीस। लेकिन आज ये बिल्डिंग का पूरी तरह से इस्तेमाल इसलिए नहीं हो रहा है कि सभी का इंटरेस्ट होता है कि बिल्डिंग्स बना ले करके, क्योंकि बिल्डिंग्स बनाने के अंदर जो जो भी फायदे होते हैं, जिस जिस किसी के भी फायदे होते हैं, तो ये बिल्डिंग 2018 के अंदर बन के पड़ी हुई है। अगर आज ये बिल्डिंग पूरी तरह से अगर तैयार मैन पावर अगर इसके लिए रहता तो हमारे पास ये 250 बेड की कैपेसिटी वाला सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग का हम इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश ये बिल्डिंग बनी है, 150 करोड़ रुपया हमने खर्च कर दिए हैं, लेकिन वहां पर मैन पावर नहीं है। तो ये मुद्दे को मैंने CM साहब के सामने रखा कि सर हम सिर्फ बिल्डिंग बना रहे हैं, अगर हमारे पास मैन पावर ही नहीं है इसके लिए तो वो बिल्डिंग बनाने का मकसद क्या है करके इसके ऊपर बहुत विस्तृत चर्चा हुई है। तो मैंने यही कहा कि हमारे पास एक बिल्डिंग बन के तैयार थी, सुपर स्पेशलिटी की बिल्डिंग बन के तैयार थी, वहां पर मैन पावर नहीं है, ना डॉक्टर्स है, ना स्टाफ है, ना कुछ है। लेकिन हमने फिर है तो कहा कि नहीं एक और एक बिल्डिंग बनाएंगे करके। तो देखिए इसके अंदर भी मतलब किस तरह की राजनीति चलते रहती है ऐसे मौके के ऊपर भी। तो हमने कहा कि जो मेल्ट्रॉन की जो बिल्डिंग हेमिटकॉन की या मेल्ट्रॉन की जो बिल्डिंग है चिकलठाने के अंदर, जिसका उद्घाटन बिल्डिंग तैयार भी नहीं हुई थी, हॉस्पिटल तैयार भी नहीं हुआ था, तो उस वक्त मुख्यमंत्री साहब के हाथों ये उद्घाटन करवा दिया गया था। अब ये बिल्डिंग बनाने का ठेका किसको दिया गया है, कितने का ठेका दिया गया है, ये एक अलग बात है। जब ये कोविड खत्म हो जाएगा तो उसकी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन अभी मैं इस तरह की बातों के अंदर नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरी भी प्रायोरिटी यही है कि कोरोना वायरस को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं करके। तो वो सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग के ताल्लुक से भी इमीडिएट मुख्यमंत्री साहब ने इसकी दखल लेते हुए वहां पे मौजूद सेक्रेटरीज को ये कहा है कि ऑन प्रायोरिटी घाटी हॉस्पिटल को जल्द से जल्द पूरा मैन पावर प्रोवाइड किया जाए। तो एक बहुत बड़ा रिलीफ मैं समझता हूं कि औरंगाबाद में जो है तो अगर सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग को मैन पावर मिल जाता है तो हमारा बहुत बड़ा एक लोड कम हो जाएगा। तो इसके ताल्लुक से भी ये फैसला लिया गया है।
आज सुबह जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग के अंदर कुछ आमदारों का ये कहना था कि हम जो ऑड और इवेंट डेज के ऊपर दुकानें खोल रहे हैं उससे ये हो रहा है कि पब्लिक आती है बाहर, जितने निकलने वाले हैं वो बराबर निकल रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं कि ऑड क्या है और इवेंट क्या है। कुछ दुकानदारों ने मेरे पास भी ये बताया था कि साहब कोई बंदा शॉपिंग करने के लिए आता है और उसे कोई एक चीज लेनी होती है, वहां पे उसको पता चलता है कि नहीं आज ये बंद है, अब ये कल खुलने वाला है, तो नेक्स्ट डे दोबारा आता है। तो एक राय ये निकली थी कि ये ऑड इवन हमने बंद कर देना चाहिए और सभी को खोल देना चाहिए। जो भी प्रिकॉशंस लेने का है वो प्रिकॉशंस के साथ, चाहे वो मास्क हो, हमारा सोशल डिस्टेंसिंग हो या सैनिटाइज करने का जितना भी प्रिकॉशंस के साथ, इसके ऊपर प्रशासन निर्णय लेगा। लेकिन हमारा ये कहना है कि अब बहुत ज़्यादा हो गया है, अब बिजनेसेस खुलने चाहिए, चाहे वो जिम हो, हेल्थ क्लब्स हो या सलून हो, हेयर कटिंग सलून हो या दूसरे बिजनेसेस हो, छोटे मोटे पान टपरी वाले है। तो ये सब बिजनेसेस भी अगर खुल जाते हैं उतने ही टाइम के लिए, तो मेरे हिसाब से जो गरीब लोग हैं उनको दो वक्त की रोटी कम से कम मिलेगी, वो लोगों की तकलीफें दूर होगी। क्योंकि द फैक्ट इज कि अब हमको कोरोना वायरस के साथ जीना है, ये कोई गारंटी नहीं है कि हम लोग कितना भी लॉकडाउन कर ले तो ये कोरोना वायरस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और उसने अपनी डेडलाइन दिया है कि नहीं भाई साहब मैं इतने दिनों के बाद वापस चले जाने वाला हूं करके, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वी हैव टू लिव विद दिस, अब हमको इसके साथ जीना है। अब कैसा जीना है ये हमको तय करना है कि अगर मुझे कोरोना नहीं लगना है, कोरोना का वायरस मेरे करीब नहीं आना है, तो मुझे जो प्रिकॉशंस है, मैं बाहर निकलूंगा तो मास्क पहन के निकलूंगा, मैं अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करूंगा, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करूंगा। तो ये सब चीज़ें करने के लिए मुझे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि साहेब तुम्ही मराठीत बोला। मैं मैं मराठी में ज़रूर बहुत सारी बातों को मैं मराठी के अंदर भी बोलता हूँ, लेकिन चूंकि बहुत सारे मेरी खुद की मेरा कॉन्फिडन्स जो आहे वो हिंदी के अंदर है, मैं मराठी शिकत आहे आणि बोलण्याचा प्रयत्न करत आहे। पुन्हा एकदा जेव्हा येईल आपल्याकडे तर मराठीमध्ये नक्की बोलू। तो एक बात ये हुई है, दूसरे कई लोगों ने ये सवाल किया था कि कहीं लॉकडाउन दोबारा से तो नहीं हो जाएगा करके। आज की पोजीशन के अंदर कोई भी अधिकारी या लोक प्रतिनिधि इसके फेवर में नहीं है कि लॉकडाउन दोबारा किया जाए या उसको एक्सटेंड किया जाए, इसके फेवर में नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात जो अभी मुख्यमंत्री साहब ने भी बताया है कि हमें किसी भी हालत के अंदर कोरोना को औरंगाबाद से खत्म करना है। और ऐसी इसके लिए हम लोगों को जो जो भी कहा जा रहा है, अगर हम वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे और केसेस बढ़ते ही रहेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमें फिर से तो इस बारे में विचार करने के ऊपर मजबूर होना पड़े कि हमें लॉकडाउन करना पड़ेगा या कर्फ्यू लाइक सिचुएशन तैयार करना पड़ेगा। तो ये ना हो, इसके लिए लोगों का विश्वास में आना, लोगों को जितने भी जो जो भी रूल्स बताए जा रहे हैं वो रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, मैं समझता हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर बहुत सारा सिस्टम्स के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। जैसा कल 11 बजे डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के पास हमने जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के मैनेजमेंट की मीटिंग बुलाई है, उसके अंदर भी तमाम लोक प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। और उसका मकसद यही है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि वो सभी लोग गलत काम कर रहे हैं या हर एक से पेशेंट्स का, वहां पर जब हम जाते हैं तो कई केसेस ऐसे भी आते हैं कि जहां पर वो जस्टिफाई करते हैं कि सर इसका इतना बिलिंग जो हुआ है। लेकिन हाँ, एक बात तय है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में वो इंसान जाता है जो पैसा दे सकता है। लेकिन अगर घाटी अस्पताल के अंदर अगर मतलब पैसे अगर मांगे जाएंगे या पेशेंट से कहा जाएगा कि तुम जाके लेकर आ जाओ, तो यकीनन हमको लड़ना पड़ेगा। और ये लड़ाई मैं पहले भी कर चुका हूं और आगे भी करता रहूंगा। मैं बहुत तीखे शब्दों के अंदर उनको बताता हूं कि नहीं, गरीब आदमी से आप इस तरह के दवाइयों के लिए मांग नहीं सकते हैं। तो ये जो मामले सामने आ रहे हैं, हम सबको मिलकर इसके ताल्लुक से
आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं एक बार फिर से आप तमाम लोगों से अपील करूंगा कि कोरोना वायरस को हमको भगाना है, ख़त्म करना है, ताकि ये जो लॉकडाउन रेस्ट्रिक्टेड इसका है कि हम 5 बजे तक रहते हैं, 5 बजे के बाद फिर बंद कर दिया जाता है, इसके अंदर पूरी तरह से रिलैक्सेशन मिल सके। इसके ताल्लुक से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि स्कूल और कॉलेजेस के ताल्लुक से भी कुछ डिसीजंस लेना चाहिए। मैं तो वजीर आजम देश के प्रधान नरेंद्र मोदी साहब से ये कहूँगा कि आप बच्चों को स्कूल भेजाने की जल्दी मत करिएगा, क्योंकि अगर हम खुद पार्लियामेंटेरियंस जो एमपीज है वो अगर घर पे बैठे रहेंगे और आप बच्चों को कहेंगे कि तुम स्कूल चले जाओ, तो ये गलत बात है। मैं तो ये कहूँगा कि वजीर आजम साहब आप पार्लियामेंट का सेशन जल्दी से कन्वीन करिएगा, हमको भी बुलाइएगा वहाँ पर, ताकि हम भी आए, बहुत सारे मुद्दों के ऊपर आपसे सवाल करें, आप उसका जवाब दें, उम्मीद करते हैं आप देंगे। तो ये मुद्दों के ऊपर हम चाहेंगे कि आगे भी आपके साथ वार्तालाप बातचीत हमारी जारी रहे, आप लोगों के साथ रेगुलर हमारा संपर्क बना रहे। बस आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब, और हाँ मैं ख़ास तौर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि कल हमने ये रिक्वेस्ट उनको करी थी कि हम आप लोगों के साथ एक चर्चा करना चाहते हैं, और उन्होंने आज इतनी रात को भी उन्होंने इतना टाइम निकाला, पूरे सेक्रेटरीज उनके साथ मौजूद थे और इंस्टेंट जो डिसीजन लिए है वो मैं उसके लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए राजनीति के टाइम पे करनी चाहिए, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो यकीनन उसकी तारीफ करनी चाहिए, और मैं मुख्यमंत्री साहब की इस बात की तारीफ करता हूं कि उन्होंने हमारे इन मुद्दों को गंभीरता से लिया, उसके ऊपर इंस्टेंट डिसीजंस लिया है, और यकीनन इसका फ़ायदा औरंगाबाद के लोगों को होगा। एक बार फिर से मैं औरंगाबाद के तमाम एमपीज़ एमएलएज़, जिसके अंदर हमारे राज्यसभा के एमपी डॉक्टर भागवत कराड़ साहब है, हमारे एमएलएज़ है सतीश चौहान साहब है, प्रदीप जायसवाल साहब है, अंबादास दानवे जी है, संजय सिरसाट साहब है, ये अतुल सावे साहब है भारतीय जनता पार्टी के, ये तमाम लोग जो है वो एक साथ मिलकर आए हैं, और हमने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि हम आप लोगों के साथ है, बिल्कुल हम आपकी मुश्किल की घड़ी के अंदर आपके साथ खड़े रहेंगे। हमने ये भी तय किया है कि जितने भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स है, जैसा मैंने आपसे कहा है कि जब चुनाव का मौका आएगा तो हम बिल्कुल एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे भी, एक दूसरे के खिलाफ हम लड़ेंगे भी, लेकिन आज के वक्त के अंदर हम सबको एक साथ मिलकर आने की ज़रूरत है। हमने ये तय किया है कि जहाँ जहाँ पर भी पॉजिटिव केसेस निकल रहे हैं, वो पॉजिटिव केसेस जिन जिन इलाकों के अंदर है वहां पर हम सभी लोग प्रतिनिधि, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के हो सकते हैं, लेकिन हम वहां पर जाएंगे, लोगों के अंदर एक विश्वास बताएंगे, और लोगों के अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस पैदा करेंगे कि देखिए हम लोग आपके साथ है, आपकी मुश्किल की घड़ी के अंदर हम सब आपके साथ में है। अधिकारी लोगों ने भी हमको पूरा आश्वासन दिया है कि हम लोग सब साथ में मिलकर इस काम को अंजाम देंगे। ग्रामीण इलाकों के अंदर भी, अब रूरल एरियाज के अंदर भी केसेस बढ़ रहे हैं, तो वहाँ के ताल्लुक से भी कुछ फैसले लिए जा रहे हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर साहब को क्वारंटाइन में जाना पड़ा है, क्योंकि उनके स्टाफ का कोई एक बंदा पॉजिटिव आया था, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि उनके रिपोर्ट आई है, बताया जाता है, और वो निगेटिव पाए गए हैं, लेकिन निगेटिव पाए जाने का मतलब ये नहीं होता है कि वो इमीडिएट बाहर आ सकते हैं, उनका जितना भी क्वारंटाइन पीरियड है उनको वो करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ ये जो क्वारंटाइन सेंटर का जो डिसीजन लिया गया है, हाँ एक खाने के ताल्लुक से भी एक बात आई थी कि क्वारंटाइन सेंटर्स के ऊपर खाने का ये नहीं है। मैं समझता हूँ कि शुरुआत के दिनों के अंदर इसकी बहुत सारी शिकायतें थी, उसी के बाद हम लोगों ने जो खिलारख का जो सेंटर था वहाँ पे तकरीबन हमने 1 डेढ़ महीने पूरा फुल खाने का इंतजाम दोपहर का जो था बिरयानी के साथ हम लोगों ने वहाँ पर पहुँचाते थे रोज़ करीब 125-150 लोगों को। लेकिन उसके बाद खाने का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया है, और अब जो फूड सप्लाई किया जाता है वो फूड की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर इसके बावजूद भी कहीं शिकायत आती है तो बिल्कुल आप हमारे पास आइए, हम उसके ऊपर दखल लेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, यही सब जानकारियाँ आपको
देनी थी कि हम लोग मेडिकल कॉलेज घाटी अस्पताल को बेहतर बनाने के लिए जो जो डिसीजंस आज लिए गए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर वहाँ पर ऑफिसर्स बैठेंगे, अगर किसी की बिलिंग का प्रॉब्लम है, किसी को बेड नहीं मिल रहा है, और सबसे अहम बात यह है कि कोरोना को अब MJPJY जो महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम जो है गवर्नमेंट की स्कीम है, उसके अंदर इंक्लूड करने के ताल्लुक से जो डिसीजन हुआ है, हम उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द उसका सर्कुलर उनको मिल जाएगा और कल की मीटिंग के बाद इसके अंदर बहुत सारी क्लैरिटी आ जाएंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सेफ डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे। आप लोग घर से बाहर निकलते वक्त ये ख्याल रखिएगा कि आप लोग बिना मास्क के ना निकले, क्योंकि हो सकता है कि आप बिना मास्क के अगर निकल जाए तो रास्ते के ऊपर खड़ा हुआ पुलिस वाला आपको पकड़ लें और उसको आपको चालान करे। तो छोटी सी गलती जो है वो आपको तो नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन बाहर के लोगों को भी आपकी वजह से नुकसान हो सकता है। सो इट्स हाई टाइम नाउ कि हमने मुख्यमंत्री साहब से एक आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा। मैं मुख्यमंत्री साहब के पास हम एक डेलीगेशन लेकर जाना चाह रहे हैं और उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज है जो हम वहाँ पर उनको प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। जैसा बहुत सारे जो किराएदारों के मामले है, लाइट का इशू है, लाइट का बिल जो आ रहा है, बहुत सारे लोगों की शिकायत है। तो ऐसे इश्यूज को लेकर हम मुख्यमंत्री साहब से मुंबई में जाके हम डिस्कस करेंगे। ये सब किया जा रहा है आप लोगों की भलाई के लिए, क्योंकि हम आपके साथ खड़े हुए हैं और इंशाल्लाह आगे भी खड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।